गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सितंबर 25 का पेपर, सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेट नंबर जो भी होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सही लग रहा है मुझे ये। केस सिनेरियो, मजा आने वाली है। पढ़ो। आरजी लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर 25-26 विल बी 3। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 3 का मीनिंग क्या होता है बता दो। यानी 4 महीने का आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना। तो आप लिख सकते हो, ये क्या लिखा है पूछने से पहले, वर्किंग कैपिटल फोर मंथ। साल भर में 3 साइकिल आ रही है, इसका मतलब 4-4 महीने की साइकिल होगी। ठीक है, अब उसने बोला है वर्किंग कैपिटल आफ्टर टेकिंग 5% कंटीजेंसी इतना है। तो ये होता है वर्किंग कैपिटल अगर 100 रहा तो इसमें कंटीजेंसी कितनी जुड़ती है, 5। तो बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना हो जाता है। हाँ, 105। और ये 105 की जगह हमें कितना दिया है, 101,850। तो जरा बताओ आपका वर्किंग कैपिटल बिफोर कितना आया, 97,000। बहुत बढ़िया। क्या ऊपर का पूरा पढ़ लिया हमने। वी ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, इसके बारे में इन्फो दिया। क्लोजिंग विल बी 1800 मोर देन ओपनिंग। ठीक है, उसको देखते हैं। वेजेस दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज परचेस। वैसे वर्किंग कैपिटल जो 97,000 आया, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डेज वाले में याद है कैसे निकालते थे। नहीं नहीं, ये वाले वर्किंग कैपिटल जब आता था उसमें क्या मेथड था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला मेथड था कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कितने दिन का है बोले, 4 महीने का, तो 4/12 इंटू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद है क्या, वो वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पहले अपन ने लॉजिकल क्वेश्चन किए थे, उसके बाद लास्ट लास्ट में क्या किए थे, हम ऐसे निकालते थे डेटर 30 दिन के, है ना, स्टॉक इतने दिन का, फिनिश गुड इतने दिन का, माइनस क्रेडिटर इतने दिन के, तो वर्किंग कैपिटल के डेज आते थे। जो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 महीना आ गया। फिर हम बोलते 4 महीने का साल भर के खर्चे कितने, 20 लाख। तो 4 महीने के कितने, 20 इंटू 4/12 करके हम लोग ऐसा 667 ऐसा कुछ निकालते थे। तो 4/12 इंटू जो साल भर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरे साल के। हाँ बेटा, तो ये वर्किंग कैपिटल 97,000 इंटू 12/4 से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। कितना आ जाएगा ये, इंटू 3 किया तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। ये ओके बेटा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना 2 चीज होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ना पूछा क्या क्या है, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा, कितने आ गए अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो पहला आंसर तो बन ही गया। हेलो, CBC के पास 291 है बेटा, है कि नहीं है। अब COGS पूछा है ना। अब आपको अगर ध्यान होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना 2 आइटम होते हैं, एक तो COGS होता है और दूसरा वो रेशियो एनालिसिस में पढ़े थे ना, ऑपरेटिंग रेशियो, COGS, और दूसरा एडमिन एंड सेलिंग, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। ये 2 खर्चे हैं जो इस साल लगे हुए हैं ऐसा। ठीक है, तो मुझे बताओ COGS कितना बेटा, वही तो नहीं, COGS नहीं पता ना बेटा।
नहीं नहीं, वो बेटा ऐसा थोड़ी होता है। एडमिन सैलरी कितना है? 30,000। एक्चुअली वेजेस क्यों नहीं गिना, ये वेजेस वगैरह सब कुछ सीओजीएस में आ चुका होगा बेटा, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ सीओजीएस कितना आया, ऐसे आया बेटा, समझे क्या? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है इतना। अब हम लोग हाँ, वो मैं जगह बना रहा हूँ क्योंकि बहुत चीजें आगे पूछी है। अब एक बार पढ़ लो आगे क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम लोग चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सीओपी एंड फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। इन्हें फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कैसे आएगा? अरे वो था ना एवरेज फिनिश गुड्स बाय, वो कहाँ लगता है, सीओजीएस इंटू 365, 360 जो भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी पूरी। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्रेडिट परचेस, रॉ मटेरियल पीरियड डब्ल्यूआईपी, है ना। बहुत चीजें पूछी है, एक बार कॉस्ट शीट बना देते बेटा अपन। चलो कॉस्ट शीट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है वहां से शुरू करते। क्या आपको याद है कॉस्ट शीट में सबसे पहले आप मटेरियल में क्या जोड़ते हो? एक तो आपका होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसमें जुड़ता है वेजेस, इसकी जो टोटल आती है उसमें आप डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करते हो, याद है कि नहीं? एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो क्या आ जाता है आपका ऐसा एडजस्टमेंट करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें क्या एडजस्ट करते हो, ओपनिंग फिनिश गुड क्लोजिंग फिनिश गुड, तो क्या आ जाता है, और ये अपने पास अवेलेबल है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या जुड़ता है बेटा, लेकिन वो पूछा है क्या उसने, ठीक है। अभी अपने पास क्या अवेलेबल है डेटा बता दो, सीओजीएस कितना है, 261। वो फिनिश गुड्स के बारे में क्या बोला, ओपनिंग फिनिश गुड 31,100, ठीक है। और बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक विल बी 4,200 कम, तो बताओ क्लोजिंग कितना होगा इससे 4,200 कम किया तो, 26,900, ठीक बेटा। तो मुझे बताओ सीओपी क्या हो जाएगा, 256,800, सही है क्या? ये रिवर्स में 26,900 का ऐड करेंगे, 3100 माइनस करेंगे, ये ओके बेटा? यहां तक पहुंच पाए ना आप? सबसे पहले था कि साल में 3 ऑपरेटिंग साइकिल है, इन्हें 4-4 महीने की साइकिल हो गई। अब 4 महीने की साइकिल, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल टोटल साल भर के एक्सपेंस का 4/12। ये थोड़ा इलॉजिकल लगा था अपने को मेथड, क्यों लगा था बताओ? क्योंकि सीओपी पे फिनिश गुड आना चाहिए, सीओएस पे अपना डेटा सीओएस पे आना चाहिए, बट ये क्या करता है, सब कुछ टोटल एक्सपेंस पे गिन लेता है, ठीक है। बट जो है वो है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 4/12 वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल अपना 97 आ गया था। ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये कंटीजेंसी छोड़ के होता है, ये भी ध्यान है ना आपको, सीधा जाते वक्त। तो यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 291, जिसमें दो आइटम होते हैं, यहाँ से सीओजीएस 261 आया, ये लिख के 256 आ गया। अब डब्ल्यूआईपी के बारे में क्या बोला उसने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 20,500, ये है आपका 20,500। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी विल बी मोर बाय 1,800, 1,800 ज्यादा, 20,500 में 1,800 जोड़ो, 22,300। तो चलो ये वाला फिगर निकाल लो कितना आ रहा है।
258। वेजेस पता है कि आपको वेजेस, देखो वेजेस भी दिया हुआ है कितना, 112,800, 112,800। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका 145,800। जमा बेटा, कितना सही। ठीक है, चलो अब इसके आधार पे कुछ जवाब दे पाते हैं कि अपन एक बार देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बेटा आया है कि अपना 256,800, कहा दिया है 256,800। अब फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड निकालो, तो फिनिश गुड का स्टोरेज क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय फिनिश गुड कहाँ लगते हैं, बेचने के लिए, इंटू 365। फिनिश गुड्स का एवरेज बता दो बेटा, इन दोनों का एवरेज बताओ। 29 आया, तो 29,000 COGS कितना है 261, कितना आ रहा है बेटा 360 बोला है क्या उसने, 360 बोला है तो वही देने का बेटा, कितना 40 डेज। तो 256,800 के साथ 40 दिन किसके पास है, ऑप्शन डी। जमा बेटा, ये भी बन गया। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है अपना फिगर सॉल्व करने पे, 145,800 कितने लोगों के पास है, एक के ही पास है बेटा। अब क्रेडिट परचेस कैसे आता है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, कंजम्पशन 145,800, ओपनिंग रॉ मटेरियल पता है क्या 24,450, परचेस नहीं पता, क्लोजिंग पता है क्या, क्या आइडिया दिया उसने, क्लोजिंग 28,200 सीधा ही दिया ना। ये सब सॉल्व करके परचेस बता दो, 140 149,550, ये तो अब तो पहले ही आ गया, एग्जाम में शायद ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, कॉन्फिडेंस के लिए अगर टाइम पे तो अलग बात है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे आएगा, WIP कन्वर्जन पीरियड कुछ आइडिया बोलो, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज रॉ मटेरियल बाय उसका नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ पे वो लगता है, सही। बताओ एवरेज रॉ मटेरियल कितना है आपका, कहाँ गया, यही तो था ओपनिंग क्लोजिंग, ये एवरेज रॉ मटेरियल 26,325। कंजम्पशन कितना है रॉ मटेरियल का 145,800 इंटू 360 कितना है बोलो 60। यहां से हमें पता चला कि WIP पीरियड निकाल देते वो भी। देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे निकलता है, WIP उसके नेक्स्ट प्रोसेस COP पे, फिनिश गुड उसके नेक्स्ट COGS पे, ऐसा। तो इसका फॉर्मूला जुगाड़ करो, एवरेज WIP अपॉन इंटू 360। अब WIP का एवरेज बता दो 21,400 डिवाइड बाय 256,800, कितना बढ़िया, टैली हो गया, उन्होंने सही आंसर निकाले।
ठीक है। अब देखो दो चीज पूछा है, क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड, डेटा का कलेक्शन पीरियड। कुछ आइडिया अवेलेबल है क्या किसी की? देखो तो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड निकाल सकते हैं क्या आप? कैसे निकालोगे? क्या? एवरेज क्रेडिटर अपॉन, वेरी गुड। वो कहाँ यूज हो रहा है इस पे? एवरेज क्रेडिटर पता है क्या आपको? देखो देख के रखा है 26 क्रेडिट परचेस पता चली कितनी निकली थी? 149 इंटू 360 कितना आ गया? 60। बढ़िया, एक ही के पास है। अब डेटा कलेक्शन पीरियड मैं चाहता हूँ आप लोग फाइंड करो। मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो, आप लोग तब तक निकालो डेटा कलेक्शन पीरियड। अच्छा अच्छा ट्रिकी है। यस, तो किसका आ गया है? गुड, बोलो कैसे? 40, गुड बेटा, बहुत सही। हाँ 48। तो ऐसा है बेटा कि मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट याद है? कैसे निकालते? रॉ मटेरियल पीरियड कितना है? रॉ मटेरियल कितने दिन का था?
65 दिन आया ना, आया ना। WIP 30 आया, WIP 30 दिन, फिनिश गुड्स 40 दिन आया था। डेटर्स नहीं पता, लेस क्रेडिटर्स 63 आया ना अभी। पूरी ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन की आई? 120 दिन। तो इसको सॉल्व करो और x निकाल लो। उतना ही था क्या? जमा क्या बेटा? इज दैट ओके एवरीबॉडी? तो ये आ गया आपका 48 डेज। अच्छा था ना क्वेश्चन? बढ़िया। देखो ऐसे ऑपरेटिंग साइकिल निकालते थे 120 दिन, फिर टोटल ऑपरेटिंग के खर्चे होते थे, और 120 डिवाइड बाय साल में कितनी साइकिल हो गई? 3। तो 120 डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल खर्चे से आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता था, ऐसा कुछ। चलो बढ़िया, आगे कोई कुछ लिखना चाह रहा है तो बोलो। हमारा 2025 सितंबर का पेपर चल रहा है। यस, आ जाए 6 पे आ जाए। ये देखो 2100 लाख का उसका वैल्यूएशन है, पूरा इक्विटी है बेटा। फिर उसने सोचा कि 325 लाख का इक्विटी बायबैक करके डिबेंचर से रिप्लेस करते हैं, है ना। अब बोलो मोदी गानी मिरर के हिसाब से वैल्यू ऑफ अनरिवर्ड फर्म क्या होती है? सॉरी, वैल्यू ऑफ रिवर्ड फर्म क्या होती है? अनरिवर्ड का वैल्यूएशन प्लस डेट। अभी किया था ये अपन ने पिछले पेपर में। देखो हर बार आ रहा है ये, डेट इनटू टैक्स रेट। कितना? 2213 पॉइंट। तो आंसर ABCD में से क्या हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। आंसर इज बी। तो नहीं होगा ना? तो ये वैल्यू ऑफ फर्म हो गया बेटा। डेट कितना है उसमें? डेट फिक्स होता है, वो हटा देते हैं, तो बचा हुआ क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना? बढ़िया, देखते चलो। ठीक है, सो सॉरी। नेक्स्ट, उसे मशीन रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट के लिए 1 लाख रुपए आज देने पड़ेंगे, 20,000 का मेंटेनेंस हर साल 5 साल तक। 5वें साल बाद सैलवेज 10। मैं इसको डायग्राम में ला देता हूँ ताकि आपको समझे। 1 लाख रुपीज तो आज देना है, 20,000 एवरी ईयर। ये दोनों जाने वाले फिगर्स है ये सब, लेकिन आपको ना 10,000 का स्क्रैप मिलेगा। तो एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट फिगर चाहिए। एनुअलाइज्ड फिगर निकालने के लिए क्या 20,000 ऑलरेडी एनुअल पे है, तो आपको 1 लाख को एनुअल पे लाना है। कैसे? एनुअलाइज्ड PV
तो फैक्टर कितना दिया है उसने 3.433, तो कितना आया कितना है ना, ये आपका हर साल जाने लायक हो गया। 1 लाख आज जा रहा है, इज लाइक एवरी ईयर 29। फिर एनुअलाइज स्क्रैप बता दो। अब एक्चुअली उसने FVAF नहीं दिया, या तो कैलकुलेटर पे आपको जमना चाहिए। FV से एन्यूटी, स्क्रैप इज लाइक फ्यूचर वैल्यू, उससे एन्यूटी निकालो। कैसे करते हैं, 1m प्लस 1.14 इंटू 1 इक्वल m प्लस 4 बार MRC इंटू ये MRC डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू। या दूसरा रास्ता है कि आप 10,000 को प्रेजेंट पे डालो और फिर PVAF से डिवाइड कर लो। तो करो एक बार, मेरे हिसाब से करो 10,000 इंटू 0.519 कितना आ गया, 5,190। तो स्क्रैप की आज की वैल्यू हो गई 5,190। अब ये PV से एन्यूटी कैसे आएगा, 5,190 डिवाइड बाय 3.433, 1512, ये मिलने लायक फिगर है ना। और ये 20,000 और आपका जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये आ रहा है, तीनों की टोटल कर लो कितनी आ गई 4617। बढ़िया जमा क्या चीज, हाँ ठीक है, ऑप्शन सब दूर दूर है। 129 आया क्या बेटा ऐसा, बहुत बढ़िया। ये भी MCQ का क्वेश्चन था। और 8वां क्वेश्चन, हाँ ये जमा लेकिन सबको क्या किया, PV को एन्यूटी पे लाया, 20,000 ऑलरेडी एन्यूटी पे था, स्क्रैप को भी हमने एन्यूटी पे लाया, सबकी टोटल 47। दिस इज लाइक एनुअलाइज फिगर 47,000 है उसका। ठीक बेटा, बोलो बेटा कुछ कहना पूछना है ये बढ़िया है, करंट लायबिलिटी करंट रेशियो, बोलो। क्विक रेशियो क्या होता है, हाँ बेटा 2.5 है क्या, स्टेप मार्किंग मिलती थी बस। स्टॉक आ गया 80,000, बढ़िया। ये हुआ आपका 8th वाला बेटा। ठीक है सितंबर 25 वाला जम रहा होगा ना, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ो आगे, ये तो बहुत ही सही था। हमेशा अपन बड़े क्वेश्चंस पे यही करते थे, दो चीज दिख गई तो स्टॉक निकाल दिया टाइप्स। ठीक है, या फिर करंट रेशियो के साथ वो वर्किंग कैपिटल देता था, उससे CACL आ जाता था, ऐसा कुछ। चलो आ जाओ, एक गॉर्डन याद है कि नहीं, गॉर्डन, हाँ D1 अपॉन KE माइनस G इज मार्केट प्राइस, D1 by market price plus growth is KE। कैपिटल स्ट्रक्चर
इक्विटी 100 lakhs, प्रेफरेंस 500 लाख। इक्विटी 60 पे कोटेड है, 60, फ्लोटेशन 4, ये इश्यू प्राइस इसका 45, करंट मार्केट प्राइस, पेइंग डिविडेंड है ना, ग्रोथ रेट 5, डिविडेंड पेड दिस ईयर, इस साल 2 रुपए दिया। हमें हमेशा कौन सा चाहिए होता है, नेक्स्ट डिविडेंड, तो इस पे ग्रोथ लगा के देंगे, ठीक है। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले बोलो बेटा। दो पे ग्रोथ लगा दो, मार्केट प्राइस कितना इक्विटी का, 60 है ना। अब ऐसा है कि हम लोग इसमें नेट प्रोसीड्स देते हैं, अगर ध्यान होगा तो, है ना। तो कितना आ रहा है बताओ, 56 क्यों दिया गया नेट प्रोसीड्स के लिए, बोलो, इनटू 100 या प्लस ग्रोथ, कितना है ये वाला, प्लस 5%, सीधा इंटू 100 करके लिख दिया शॉर्ट में। ये समझ रहा है क्या, देखो एग्जाम में ये सब चीजों में नहीं अटकना है, इंटू 100 वाली, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड कितना है बेटा, 100 रुपए का 8%, बोलो 8, कितने पे इशू किया था, 45 पे। मार्केट प्राइस दिया है बट इशू प्राइस दिया है तो उसी को दे देंगे। अगर कहता है कि बहुत साल पहले का इशू है तो आज का मार्केट प्राइस देते हैं, बट अदरवाइज क्या रहता है, लॉजिकली हमारे पास कौन सा बेस्ट डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब दोनों दिया तो हम लोग ये दे रहे हैं, मगर कहता कि 5 साल पहले इशू हुआ था तो हम लोग मार्केट प्राइस दे देते। तो लेकिन आपने ये भी दिया तो गलत नहीं होगा, आपको असम्पशन में डालना पड़ेगा कि हम मान रहे कि बहुत पहले इशू हुआ होगा, ऐसा कुछ। बोलो कितना, 17 पॉइंट, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत इजी हो गया ना अपने लिए। इक्विटी 8.75 वाला कितना है बेटा बताओ, यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, कि 10 रुपए के हिसाब से था ना, अब उसका 6 गुना हो जाएगा, 10 का 60 यानी कितना, 600। प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू ये 100 के हिसाब से है, भाई बाप ये तो कम पे चल रहा है यार, मजाक है। ये 100 वाला है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 55, आधे के करीब आ जाएगा, आधे से थोड़ा सा, कितना, 250, और 10% बढ़ा के, और डिवाइड बाय 875, 875, ये बात ओके है क्या बेटा, कितना आगे बता दो। हाँ ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया जमा है आप लोगों को, तो बेटा इसका अल्टरनेट मेथड, अब सजेस्टेड आंसर्स ना दोनों मेथड्स देते हैं, एक में ऐसा तो दूसरे में क्या दिया होगा उसने, प्रेफरेंस को चेंज किया। इक्विटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, प्रेफरेंस में यहाँ पे 45 होना कि 55 दोनों ऑप्शन है, और दोनों सही है, बस एजम्पशन में अपने को लिखना है क्या अज्यूम किया, तो उसे दोनों दिया, दोनों पे मार्क्स दिया लोगों को। तो अल्टरनेट मेथड में उसने केपी को 8/55 करके निकाल दिया, कितना आया होगा, 14.55, और फिर उसका WACC क्या आ गया होगा बोलो, उसमें ज्यादा चेंज हुए होंगे क्या, अपन ने यहाँ तो वैसे भी मार्केट वैल्यू कंसीडर किया, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, बस ये वाला एक फिगर आपका 14.55 करके कितना आ रहा है बोलो, थोड़ा कम हो जाएगा, 10.57, ये समझा बेटा। तो बढ़िया सेफ रहते हैं अपन, ऐसा कुछ याद करने वाली चिंता नहीं है, और रियल लाइफ में हमेशा पता होगा क्या देना चाहिए, जो डिसेंट है, बेस्ट डेटा अवेलेबल। सॉरी,
चलो डन सभी का। अच्छा बेटा नेक्स्ट पे कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ पे जम रहा है। 1B दीवान लिमिटेड प्रोजेक्शंस 50 लाख के एसेट से 35% डेट से फाइनेंस किया ये रेट पे। ये सेल्स है, डायरेक्ट कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, टैक्स 30 सब कुछ निकाल लो। पहले तो बताओ टोटल एसेट्स कितने हैं। डेट कितना बोला उसने। 17। बताओ इक्विटी कितना हो गया। सही है। अब इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। अरे बोलो बेटा सेल 55 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट अदर, यहाँ गया आपका ईबिट 20 इसमें से क्या जाएगा, इंटरेस्ट कैसे आएगा। 17.5 लाख का 10.5%, बोलो 183। फिर आ गया पीबीटी, आप आराम से लिखो 18, 36, 250, टैक्स 33%। ये बेसिकली पहला वाला ही कर दिया अपन ने, पैट निकालने बोला था। ट्वेल्व 30 228 बढ़िया 1230 288 लिखते चलो। अब पूछा है उसने, यहाँ तक आ जाओ सब लोग, तब लोग फिर नेक्स्ट पे आते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन काय पे आती है, सेल पे, पैट बाय सेल्स इंटू 100। पैट है आपका 12, 30, 288, सेल है 55 लैक्स। क्या रेट हो गया बेटा, 22.26। फिर बोला है आर ओ ए की अपने 3 मेथड है याद है, EBIT बाय एसेट्स, EBIT है 20, टोटल एसेट्स 50 लाख, कितना हो गया। टैक्स हटा के कितना, नहीं 26.06। तीसरे में क्या करते हैं अपन, पैट प्लस इक्विटी करते हैं, सॉरी पैट प्लस इंटरेस्ट करते हैं। पैट 12, 30, 288, इंटरेस्ट एड बैक 183, 750, कितना आया बताओ, 28, बढ़िया।
ठीक है बेटा। अब बोला है, वैसे उसने ROA आफ्टर टैक्स बोला, अपन ये वाला एक हटा सकते थे, ये बिफोर टैक्स हो गया ना, ये दो अपने आफ्टर टैक्स हो गए, ठीक है, आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, तो ये एक का काम नहीं था वैसे, ठीक बेटा, उसने आफ्टर टैक्स बोला ना, इसलिए असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स, एकदम ही सही, खराब। और ROE में पैट काय पे निकालेंगे, इक्विटी पे, पैट कितना, और इक्विटी देखो ऊपर निकाल के रखे थे अपन ने 32.5, कितना आ रहा है बता दो, 37 पॉइंट, बहुत बढ़िया, ये था आपका 1B। क्या दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ 1C पे। ग्लोबल बेवरेज देखो अबे, is considering replacing one of its bottling machine with a newer and more efficient model. Existing कब खरीदा था, 5 साल पहले 16 लाख में, लाइफ 10 साल, कंपनी इसे बेच सकती है 960 में, नया मशीन 32 का, स्क्रैप 320, लाइफ 5 साल। 10 साल वाली मशीन को 5 साल हो चुके हैं, अब पुरानी मशीन अगले 5 साल चलाना या नया खरीदना जो 5 साल ही चलेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 16 से 18 40 हो जाएगा, 320 यानी कितने से बढ़ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, 240, वो भी एक फायदा, और सेविंग 320 की अलग होगी, ये टोटल 560 का फायदा है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, इससे एक बहुत अच्छी चीज हो गई, क्या बताओ, ईयर वाइज नहीं बनाना पड़ेगा, WDV में ईयर वाइज बनाते थे पूरा, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन है 5 साल का, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये कॉर्पोरेट टैक्स, फाइंड एनपीवी ऑफ द मशीन, कितना सही ना, मजा आने वाली है। तो एक डेप्री का बना देते, ओल्ड डेप्री कितना था, बोलो वर्किंग नोट 1, ओल्ड डेप्री बताओ, 16 लाख वाली मशीन, जिसका स्क्रैप नहीं दिया है ने 0 पकड़ लो, कितना, न्यू डेप्री मशीन कितने की आने वाली है, 32 लाख है ना, स्क्रैप कितना दिया, 320 ना, लाइफ 5 साल, कितना आ रहा है बेटा बताओ, कितना 5, तो पहले इतना डेप्री चार्ज कर देते, अब इतना करोगे तो इंक्रीमेंटल डेप्री कितना हो गया, अपन पूरा इंक्रीमेंटल बनाएंगे क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं है, एक्स्ट्रा कितना वैसा, बट कुछ और आइडिया नहीं है ना बेटा, यहाँ पे सेविंग्स दे दिया, मोटा मोटा वही बात हो गई। न्यू मशीन में आपको सिर्फ वो दिया कि कॉन्ट्री इतना बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली रिप्लेसमेंट की बात पूछनी चाहिए उसने, क्योंकि डेटा तो उसी हिसाब से दिया है कि रिप्लेस करोगे तो 16 का 1840 होगा, इन्हें कितने से बढ़ रहा है, बस वो उतना बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, सेविंग इतनी बढ़ेगी, डेप्री इतना बढ़ेगा,
अगर न्यू का बनाने जाएंगे तो उसका फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं दिया तो इवैल्यूएट ही कैसे करेंगे, वो दिक्कत है। तो पूछना उसने रिप्लेसमेंट चाहिए था। अब पेपर में मिसिंग है कि टाइपिंग में वो नहीं पता, बट ठीक है। हाँ बेटा, अब मुझे बताओ, ये तो आपका आ गया, ठीक है। अब बनाते हैं अपन अपना इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंक्री, क्या लिखा है पूछोगे उससे पहले। इंक्रीमेंटल एनपीवी, बताओ आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं न्यू में जाके। इंक्रीज इन कंट्री कितना बेटा, 240। मुझे बताओ इंक्रीज इन, बोलो, सेविंग्स कितनी आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सेविंग्स 560। इतना आपको एक्स्ट्रा फायदा है ना। इस पे क्या चार्ज करते हैं, इंक्रीमेंटल डेप्री कितना। अब अगर आप 1840 लोगे साकिब तो फिर आपको 576 लगेगा। और जनरली ये क्वेश्चन वही है ना कि 5 साल से मशीन चल रही है तो न्यू का कैसे निकालेंगे, रिप्लेसमेंट की बात हो गई। तो ये हो गया आपका 416 इंक्रीमेंटल पीबीटी। और कुछ भी नहीं दिया ना, इतना ही है ना। स्क्रैप ऑफ ओल्ड मशीन तो डेप्री में काउंट हो गया, उसको अलग से लेंगे ना, ये तो अपन ईयरली निकाल रहे हैं अभी। फिर आखिरी में वो आउटफ्लो स्क्रैप ऑफ ओल्ड, टैक्स सेविंग अगर रहा तो रह गई, क्योंकि कंपनी वो निकाल के देखेंगे है कि नहीं, ठीक है। या तो ये स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी अलग से बना सकते हैं, इसको अपन वो रख सकते हैं ईयरली फायदा जो है। चलो बोलो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भी है ना यहाँ पे 33%। कितना आया बेटा, 144। बोलो टैक्स, इंक्रीमेंटल पैट माइनस करके कितना बेटा, 96 480। इसको एनपीवी की जगह कैश इनफ्लो कर दिया इंक्रीमेंटल। इसमें क्या ऐड बैक करेंगे बेटा, इंक्रीमेंटल डेप्री, ये इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो पर एनम हो गया कितना, 512,480। अब आएगा पीवीएएफ, क्या रेट दिया उसने, 12% 5 साल का 3.605। तो ये आ गया आपका पीवी ऑफ, बोलो बेटा कितना, 1847,490। ये जमाए क्या सबको पहले, एक तो आ जाएगा पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो वर्किंग नोट 2 से कितना है, 1847। हाँ बोलो बेटा और क्या, इसमें क्या जुड़ेगा, स्क्रैप कितना, 960। 960, ये 320 बेटा, 960 भी आएगा 320 भी आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग अलग जगह करेंगे अपन। तो 320 इंटू 5वें साल का कितना है, 0.567।
कितना हो गया ये 181। अब पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इसमें क्या क्या आएगा पता है? एक तो नया मशीन आपको 32 लाख में लेना है, लेकिन आपकी पुरानी मशीन 960 में बिक जाएगी, सही बात है? तो आपको पैसा कितना लगने वाला है आज? 22 लाख ये लगने वाला है, वो दोनों बचेगा बचेगा। और एक और चीज है बेटा, आप जब भी ऐसा कुछ बेचते हो तो उस पर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो मुझे बताओ 5 साल में इसका WDV कितना हो गया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से? सीधा सीधा 8 लाख, है ना? 160 इंटू 5, 8 लाख। 8 को 960 में बेचा तो क्या हो गया आपको? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना? WDV ऑफ ओल्ड आफ्टर 5 years 8 लाख, सेल वैल्यू 9.6 lakhs, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड बेचा है मशीन की बात हो रही है, 1,60,000। बोलो टैक्स कितना? 33% है ना टैक्स? कितना? 52,800। ये टैक्स कब भरना है बेटा? आज, आज नया देते टाइम पे, आज पुरानी बेची ना, आज ही। वैसे कुछ महीने बाद ईयर एंड पे, बट अभी का 52,800, ये समझा बेटा? ये टैक्स पेएबल हो गया ना, प्रॉफिट हुआ इसलिए 52,800। पीवी ऑफ टैक्स ऑन सेल ऑफ, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना? 52,800, 52,800। ये भी गया, समझ रहा है क्या बेटा? अब बताओ ये नेट कितना आया? इंक्रीमेंटल एनपीवी कितना? 870। नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। तो फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो बेसिकली नहीं खरीदेंगे, ठीक है? बट पूछा है कि अपना डिसीजन उसने कि सिर्फ निकालने बोला, निकालने बोला, बट फिर भी दे देना। Since incremental NPV is negative, we will not replace the old machine unless हम मजबूर है, ठीक है? जमा कैसे होती? हाँ, तो ये सर आपने ये डाउट पूछा एक बस। तो श्लोक ऑप्शन ही नहीं अपने पास, नए मशीन के लिए सब इन्फो दिया ही नहीं है ना? जैसे उसने सेविंग भी दिया, तो ये सेविंग का मीनिंग समझ गया ना क्या है? 320 बचेगा, यानी हो सकता है पहले 180 लग रहा था, या पहले समझो 5 लाख लग रहा था, अब 180 लगेगा, ऐसा 320 बच रहा है। तो अभी का फिगर ही नहीं पता कितना, 5 से 180 या 6 से 280 या 7 से 380। तो क्वेश्चन इंक्रीमेंटल ही होना चाहिए था। ठीक बेटा? ओरिजिनल पेपर में ढूंढता हूँ एक बार। स्कैन कॉपी में क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आ जाते हैं। MCQ
एक ही हो गए। नहीं ऐसे ही दिखा है बेटा, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए था। चलो बेटा आगे बढ़े। क्या थक गए क्या? चलो फिर एक लास्ट करेंगे। थक क्यों गए आप लोग? लेकिन एक कितनी देर पढ़े? 56 मिनट 11 पेपर। हाँ तो बहुत बढ़िया। आज हम अभी हम इजी वाला कर लेते हैं। ये लिवरेज बेटा, ये तो आप सो जाओ, सोए सोए हो जाएगा। पेन रखो हाथ में। हाँ 2A, तो इसमें गॉर्डन में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 2A। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर अपने अपने को वो भी एक करना है ना, तो उसमें भी कितना टाइम लगेगा? पौन घंटा वर्किंग नोट उसका, तो इसलिए उसके लिए स्कोप रखते हैं। मिड साइज कंपनी, इक्विटी, डिबेंचर, जितना हुआ उतना। बैंक लोन बेटा बढ़िया, नहीं पता अभी। सेल, पीवी रेशियो, लिवरेज, जो निकाल सकते निकाल दो। चलो बेटा इनकम स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया बेटा, वाह। पूरा नहीं करते क्वेश्चन। चालीस % इसका कितना? 30 लाख। ये डीओएल क्या था? डीओएल कंट्री बाय एबिट। बढ़िया। उसका वर्किंग नोट नहीं बनाते, शॉर्ट में करने की कोशिश करते। ये डीओएल दिया है आपको 2.4। इसका मीनिंग होता है कि अगर ये 2.4 ये 1, समझ रहा है क्या? तो ये कितना हो गया फिक्स कॉस्ट? 1.4। उससे हमको क्या करना फिलहाल? 2.4 के बदले 30 लाख, तो 1 के बदले कितना कितना? 1250। जमा कैसे आया बेटा? 2.4 दिया तो कंट्री बाय एबिट 2.4 डिवाइड बाय 1, 2.4, तो बीच का 1.4 हुआ, तो वो आ गया होगा आपका बैलेंसिंग फिगर 1750, है ना? अब ये कंबाइंड लिवरेज दिया बेटा, आपको पता है डीसीएल होता है डीओएल इंटू डीएफएल। डीसीएल है 3.84 डिवाइड बाय डीओएल 2.4, तो डीएफएल कितना आ गया बताओ? 1.6। डीएफएल 1.6, या डीएफएल होता है ईबिट बाय पीबीटी। ऐसा कुछ ध्यान है क्या? हेलो, टेढ़ा क्यों बना रहे हैं? हाँ, ईबिट बाय पीबीटी इज डीएफएल, ठीक है। तो ये 1.6 डिवाइड बाय 1 से 1.6 आ रहा है, तो फिर से वही पीबीटी कितना? 1250 बाय 1.6 करके 781 250। तो बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया? बैलेंस 468 750। बहुत बढ़िया। टैक्स भी दिया था क्या? नहीं। हाँ अब सुनो। अच्छा फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पूछा था, वो तो आ गई ना फिक्स कॉस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। इबिट पूछा तो आ गया क्या इबिट?
देखो ईबिट आ गया है, फिक्स कॉस्ट भी आ गया है, बैंक लोन कितना और बैंक इंटरेस्ट कितना। अब ऐसा है कि इंटरेस्ट जो दिया है वो कैसे आएगा, दो चीज का इंटरेस्ट है, एक तो 50 लाख के डिबेंचर का 6% प्लस लोन का 8%, और ये टोटल दिए 468,750। अब 50 लाख समझ रहा है क्या, ये दोनों के इंटरेस्ट की टोटल पता चल गई तो दूसरे का वो आ जाएगा, 50 लाख का 6%, ये हो गया लोन का 8%, तो ये आ गया है 168,750 डिवाइड बाय 8%, ये हो गया आपके लोन का फिगर। कितना, 21 लाख, हाँ राउंड ऑफ आया तो अच्छा लगता है, लोन आ गया बेटे 21,09,375, इज दैट ओके? अब ईपीएस पूछा, ईपीएस मार्केट प्राइस दिया है क्या कहीं पे? टैक्स रेट था ना बेटा, जब दिखा नहीं था मुझे, कॉर्पोरेट में टैक्स ढूंढ रहा था या कॉर्पोरेट लिखा था, ओके। तो लेस टैक्स 30%, पैट कितना बेटा, पैट 5,875, बहुत बढ़िया। फोर्थ में ईपीएस बोला है, ईपीएस क्या हो जाएगा, पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 546,875 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, देखो 12,500 शेयर है ना, बढ़िया, कितना आ गया बेटा, 4,775, बहुत बढ़िया, लिखते चलो, इजी। मार्केट प्राइस पर शेयर तो इजी हो गया अपने लिए, पीई रेशियो दिया है ना, एमपीएस बाय ईपीएस, पीई रेशियो कितना दिया है 8, अर्निंग पर शेयर 43.75, तो बताओ एमपीएस कितना आ गया बेटा, कितना, 350। अब बेटा 3 मिनट बचे, एक और क्वेश्चन मत बोलना, इतना बहुत हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी, 7 मार्क का था बेटा, देखो रिवेज से कितना सही, लेकिन ये एक हिंट था, आई होप आपको ये समझा है, ये जो अपन ने फंडा बनाया, आप लिख के भी कर सकते हो, कॉन्ट्री अपॉन, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डीओएल का वर्किंग नोट बनाने जाएंगे तो कॉन्ट्री अपॉन कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबिट की जगह कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका फिक्स कॉस्ट निकलेगा, सही पक्का कि लिख के दो एक बार। तो ये पेपर अपन जो कर रहे थे 2A तक हो गया है अपना, अपन इससे कल कंटिन्यू करेंगे, सितंबर 25 वाला। बाय बाय, कल अपनी लास्ट क्लास, हाँ बेटा याद दिलाना। यस, वेलकम बैक एवरीबॉडी फॉर द लास्ट टाइम। तो सितंबर 25 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, एंड हम लोग क्या बेटा, नहीं क्लास में लास्ट टाइम, हाँ यादों में नहीं, हाँ तो बाकी मैं दुनिया में हूँ अभी और टाइम है अपने को मोस्टली। तो 2B, सरस्वती वंदना नहीं बोल रहा हूँ सरस्वती लिमिटेड हैज स्टार्टेड, 2A हो गया था ना अपना, थैंक यू, थोड़ा देख लो देवा भैया, बढ़ता होगा तो, हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस अ ईयर बैक, पेड अप इक्विटी कैपिटल 50 लाख, अदर डिटेल्स आर एज अंडर,
अर्निंग्स 5 लाख, मार्केट, अरे गॉर्डन याद है? गॉर्डन, दो भाई थे, गॉर्डन और वॉल्टर, दोस्त। बढ़िया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, IRR, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड यूजिंग गॉर्डन। वाह यार, ये तो काफी इजी हो गया अपने लिए। बोलो गॉर्डन का फॉर्मूला याद होगा तो। हाँ, एक बार अर्निंग पर शेयर निकाल दो क्या मैं? कितना? 10। अब डिविडेंड निकालने के लिए अपना क्या फॉर्मूला था? वैल्यू ऑफ फर्म इज, वो वॉल्टर था, डी प्लस रिटेंशन इंटू ROI बाई के ना। इसका बोलो बेटा। हाँ, यानी डिविडेंड अपॉन के माइनस ग्रोथ, यानी कि BR। ये ध्यान है सबको? अब वैल्यू आपको कितनी दी है? वैल्यू ऑफ फर्म 159.09, सही है बेटा? तो ये जो आपको वैल्यू ऑफ फर्म दी हुई है, अभी डिविडेंड आपको नहीं पता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 0.08। ये B इंटू आर कैसे आएगा? B इज रिटेंशन, वो नहीं पता ना अपने को। मैं एक और काम करना चाहूंगा, ऊपर भी D की जगह ना वो लिख देता हूँ, क्या? अर्निंग इंटू 1 माइनस रिटेंशन, डिविडेंड हो गया। तो अर्निंग कितना आपका? 10 इंटू 1 माइनस बी, ताकि BB हो जाए कंप्लीट, एक ही वेरिएबल बचे। R कितना? 0.12। बढ़िया, तो करो 159.09 इंटू 0.08 माइनस 0.12B, सो सॉरी, 10 माइनस 10B। इसको इससे इंटू करो बेटा, क्या आ रहा है बताओ? कितना? 7272, और इसको इंटू किया तो 19.0908B। अब वो 10 यहाँ के माइनस होगा तो 2.7272, 19 वहां जाके ऐड होगा तो 9.0908B। सही है? ये डिवाइड होके B कितना आ जा रहा है बेटा? कितना बेटा? 0.3 एग्जैक्ट आया। 0.3 हो गया ना फिर। Therefore retention is 30% and dividend is 70%। D कितना हो गया? 70% ऑफ 10 कितना होता है? 7 रुपए। बढ़िया, एक पार्ट तो अपना आ गया है। ठीक है, अब ऐसा है कि व्हाट विल बी ऑप्टिमम पे आउट अकॉर्डिंग टू गॉर्डन व्हेन R इक्वल टू के। बोलो बेटा, जब R और के सेम है। वैसे मुझे बताओ, अगर आपको ध्यान होगा तो जब R यानी ROI वो ज्यादा हो के से, तो क्या करते हैं? पूरा रिटेन करते हैं, डिविडेंड 0। और अगर R कम हो के से तो पूरा बांटते हैं 100% डिविडेंड, रिटेंशन 0। इस केस में क्या करना? इनडिफरेंट। तो इसको क्या लिखेंगे? देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो, value of firm will remain, value of firm will remain same irrespective of, बोलो, irrespective of dividend policy। बहुत बढ़िया। सही है, देखते चलो। ठीक बेटा,
बोलो अंकित, बाकी क्या कुछ बोला नहीं अंकित ने पूरी क्लास में। चलो डन। तो क्या प्लान सुनानी आगे के? कुछ आपके मन में कुछ और? क्रिकेट नहीं ना? बढ़िया। चलो नेक्स्ट बेटा, ये 2B हो गया, 2B हो गया, ठीक है। 3A। तो एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। हाँ आखिरी है ना। AVS लिमिटेड, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। 22 लाख इसको उठाने हैं बेटा, मतलब रिक्वायर्ड है। इबिट 5 लाख नए प्रोजेक्ट का। अभी 120 रुपए का है, वो 110 हो जाएगा अगर 10 लाख से ज्यादा बोरो करोगे तो। कॉस्ट ऑफ डेट 14 अप टू 8 लाख। देखो क्लैरिटी बहुत अच्छी दिया उसने। 16 फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख अबाउ 8। 8 के ऊपर 2 में वो रेट लगेगा क्या, 16। तो इसने स्लैब रेट वाला सिस्टम दिया है। 10 के ऊपर रहा तो उस पर 18%, टैक्स 30। ये ऑप्शन है। कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ईपीएस, कौन सा कंपनी ने सिलेक्ट करना चाहिए? चलो पहले तो अपन वो सारे प्लान्स में डेट इक्विटी बांट देते हैं। ऑप्शन 1 2 3। इसमें डेट इक्विटी 60-40, 22 को बांटो बेटा 60-40 में, ये ना 13-20 और इक्विटी 8-80। इसको 50-50 में बांटो 22 को, ये टफ है नहीं। 11-11। 40-60 में बांटो और 13-20। अब आपका जो ईबिट है वो कितना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ईपीएस मैक्सिमाइज करना है। वैसे क्या मैक्सिमाइज करते हैं लक्ष्य? एमपीएस। अगर लेकिन उसके लिए पी रेशियो दिया होना चाहिए, तो ईपीएस इंटू पी रेशियो से एमपीएस। पैसा कहाँ से आया उससे ईबिट को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैट चेंज हो जाता है। बोलो इंटरेस्ट। पहले केस में 13-20 है ना, तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? हाँ कॉस्ट ऑफ डेट 8 लाख तक 14%। उसके ऊपर अगले 2 लाख पे 16। अब 10 के ऊपर कितना गया ये? 3-20 पे 18, कितना हो गया बताओ? 2,01,600। सेकंड वाले में डेट कितनी है? 11। कैसे आएगा? समझा ना कैसे निकाल रहे स्लैब वाइज? कितना बेटा? 160 162। ये है 880 की डेट। 1
0.24, बस हम हिम्मत लेके आगे बढ़े, बाकी सब अपने आप होता गया। वर्किंग नोट 2 से आए सब। सीधा पैटी बता दो। हाँ, 236 600 260। बढ़िया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, सीधा इसी से हम लोग ईपीएस निकालने जा सकते हैं। उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? यहाँ पे इक्विटी 880 था पहले केस में, तो रेट क्या रहा होगा उसका? वो 110 कब हो जाएगा? जब 10 लाख से ज्यादा बोरो करेंगे, है ना? यहाँ पे 10 से ज्यादा है क्या? नहीं, सॉरी, बोरो बोरो देखना है बेटा, सही बोले। 10 लाख से ज्यादा बोरो करेंगे। कौन से दो केस में 10 से ज्यादा है? ये दो केस में। तो रेट उसका क्या हो जाएगा? 110। तो आपको रेस इक्विटी करना है 110 के भाव से। आपको रेस इक्विटी करना है 110 के भाव से। रेस आपको इक्विटी करना है, मगर क्या रेट से? इसका रेट 120 क्यों? क्योंकि हमने डेट 10 से कम बोरो किया है। ये 8,000 आ गए, 10,000, 11,000 नंबर ऑफ शेयर्स। आपका ईपीएस क्या हो गया? 20। दूसरे केस में ये तो सिंपल है, 23.6 और फिर 88। बढ़िया। तो मुझे बताओ ईपीएस मैक्सिमाइज कौन से केस में हो रहा है? 26.1, ये है आपका मैक्सिमम। ठीक है। ये फाइंड करने का एक और तरीका है, इक्वेशन बना के उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करो, मैक्सिमाइज। बट उसे इग्नोर करते हैं हम कॉमर्स वाले। ठीक है बेटा, अच्छा था ना ये? बहुत बढ़िया। ये था आपका 3A सितंबर 25 का पेपर। हाँ, उसने क्या बोला, जब आपकी अभी 120 का है, वो 110 तब होगा जब 10 लाख से ज्यादा बोरो करेंगे। तो इसने बोरो 880 किया था, 10 के ऊपर नहीं था, इसलिए 120 रहने दिया। ठीक है बेटा, सही ना एकदम? कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा? नहीं? बढ़े आगे। 20,000, 18% डिबेंचर, रेडीमेबल आफ्टर 8 साल, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अरे केडी दे दिया उसने, इश्यू प्राइस निकालने बोला, रेडीमेबल एट पार, रिवाइज कॉस्ट ऑफ, ये बाद में पढ़ते हैं सेकंड वाला। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला, केडी का फॉर्मूला आई 1 माइनस टी प्लस, याद है अपन ने दो दो पढ़े थे, अप्रोक्सीमेशन, अमोर्टाइजेशन टैक्स डिडक्टिबल, अमोर्टाइजेशन टैक्स नॉट। एग्जाम में तो हम यही कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन टैक्स नॉट डिडक्टिबल अपॉन इंटू 100। और ये केडी कितना दिया है आपको? 14.58, यानी 0.1458 कर दूं, ये 100 को हटा देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर 100 लिख रहे हुआ तो इसको भी 14.58। आए कितना है? 18% डिबेंचर, 100 का 18%, ये टफ नहीं। टैक्स 30, रिडेम्पशन वैल्यू redeemable at par, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड की कोई आइडिया नहीं। ओके, कितने साल? 8। एक ही चीज तो नहीं पता यहाँ पे हमको। इंटू 100 नहीं किया, उसे यार डिवाइड कर दिया, ठीक है। 18 7 सा 12.6, 100 बाई 8 माइनस एन पी बाई 8, 100 बाई 8 12.5, एन पी बाई 8। और ये नीचे वाले को ना इसके साथ लिख देता हूँ ऊपर, 100 बाई 2 50 प्लस एन पी बाई 2। आई होप दिस इज ओके। इसे ऊपर भी ले गया और इसे 100 बाई 2 एन पी बाई 2 भी कर दिया, 2 को दोनों से डिवाइड कर दिया। अब इंटू 50 करेंगे, कितना? 7.29, 12.6 और 12.5, 25.1 माइनस 0.125 एम पी। कैलकुलेटर तो चिंता है ही नहीं हमको। हाँ, ये हो जाएगा 0.1979, 17.81, 90। ऐसा राउंड ऑफ आ जाए तो थोड़ा सही लगता है। इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, अगर नेट प्रोसीड 90 आया मतलब देयरफॉर इश्यू प्राइस इज, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये हो गया सबका। सिर्फ एक चीज अननोन थी, नेट प्रोसीड इश्यू प्राइस जो बोला है ना। वैसे आपको इससे भी डर नहीं लगता होगा, इश्यू 120 पे भी किया होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -20/8 है ना, -2.5 हो जाता है वो, ठीक है। सेकंड में रिवाइज केडी निकालो, अगर 10% प्रीमियम पे आफ्टर 8 साल, अच्छा उसी की बात कर दिया उसने, नहीं उसकी नहीं किया, रिडेम्पशन वैल्यू चेंज किया। आरवी कितना बोला? 100 प्लस 10% प्रीमियम, मैं क्या लिखा है? प्रीमियम 110। अब नेट प्रोसीड्स कितना मानेंगे? ऑलरेडी हमें पता चल गया है 90। तो केडी कैसे आएगा? आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन, आर वी प्लस एन पी बाय 2 इंटू 100। बहुत बढ़िया। आए कितना? ये सही कैलकुलेशन आ गया एकदम। सो सॉरी। और बोलो बेटा, बाकी सब ठीक? ये था आपका 3B, सितंबर 25। नेक्स्ट,
स्टॉक स्प्लिट सुना है क्या आपने? जैसे एमआरएफ की बात चल रही थी, हुआ नहीं वो, कुछ 1.5 1 लाख का शेयर है एमआरएफ का, 1.5 2 लाख का। तो अब 1.5 लाख का है तो अगर अपने पास 20,000 रुपये अपने को स्टॉक खरीदना है तो खरीद नहीं पाएंगे। तो स्टॉक स्प्लिट का फायदा क्या है, ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, है ना? क्या ट्रेडेबिलिटी बढ़ेगी। और नुकसान क्या है, अपने को ये सब बहुत सारे लोग नहीं चाहिए उसमें, लिमिटेड एक लोग चाहिए जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं, ताकि कोई वो ना हो रोज का खरीदना बेचना। तो वो आ जाते हैं, वो उसका लिमिटेशन है। क्या डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल? नहीं, कंट्रोल तो डायल्यूट नहीं होगा। मतलब हर कोई आ जाएगा ना, भीड़ 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 हो जाएगी, भीड़ नहीं चाहिए अपने को, है ना? ऐसा जैसे एक रिसोर्ट का अगर रूम का रेट सस्ता हो गया तो भीड़ आ जाएगी, ऐसा। ठीक है, बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ बट ठीक है। तो टू एडवांटेजेस लिखो बेटा अपनी अपनी भाषा में। क्या? इट मेक्स शेयर एफोर्डेबल, शॉर्ट में लिख देते। पहला क्या हो जाएगा, एफोर्डेबल हो जाएगा। दूसरा, ट्रेडेबिलिटी बढ़ेगी। सही बात है। ट्रेडेबिलिटी की स्पेलिंग, ठीक है। एक ई आता है क्या? जाने दो, मैं क्या आ गया। लिमिटेशंस पहला, भीड़, भीड़ नहीं लिख सकते। हाँ, बोलो बेटा। एक तो एक लिमिटेशन है क्या, इसमें खर्चा होगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर। कुछ भी काम करना है तो खर्चा आएगा ना, उसके लिए जो भी करवाना होगा प्रोसेस एमसीए का, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोसेस। और छोटी बात हो गई है वैसे। और दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसमें खुद पड़ेंगे, ठीक है। मतलब वो चाहते होंगे लॉन्ग टर्म रहे, अभी तक के नहीं हुआ उसका स्प्लिट। और जैसे नेस्ले का हो गया, 20,000 को 2,000 के 10 में ऐसा स्प्लिट कर दिया था उन्होंने। जैसे मैंने एमआरएफ का नहीं दिया, अगर स्प्लिट करेंगे तो मैं ले लूंगा। वो नहीं चाहते मेरे जैसे लोग इसमें आए, ऐसे बहुत सारे। चलो डन। हाँ बेटा, ये कॉलेबल बॉन्ड याद है? कॉलेबल, हेलो कॉलेबल, किसको ऑप्शन मिलता बुलाने का? बॉन्ड किसके पास होता है जनरली? इन्वेस्टर को दे दिया पैसे देके। कॉलेबल यानी वापस से बॉन्ड रीपरचेज कर रहे हैं उनको पैसे रिडीम करके, ठीक है। तो वो ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास, मैच्योरिटी डेट के पहले कभी भी, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। और पुटेबल यानी बेचने का, वो किसके पास है? राइट, इन्वेस्टर के, कि बॉन्ड उसके पास है वो देगा, ठीक है। तो लिखना है एक बार फिर कि लिखा हुआ है। बढ़िया। मसाला भी अपन ने लिखा हुआ है। बढ़िया। क्या था मसाला? बाहर वालों से पैसा रेज करना है इंडिया में तो मसाला बॉन्ड। और ड्रॉप लॉक बॉन्ड याद है? इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग रेट रहता है, लेकिन रेट एकदम से ड्रॉप हो जाए तो उसको फिक्स में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक, हेज टाइप का। बढ़िया। एफएम के बेसिक ऑब्जेक्टिव बताओ बेटा। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंडेक्स लिखना है, ठीक है। बट मेनली वो था इन्वेस्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव जो था फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। इसके दो लिमिटेशन बताओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के। एक तो वेल्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये आप शॉर्ट टर्म का सोचते हो बट लॉन्ग टर्म की वैल्यू नहीं सोच पाते, है ना। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एंड नॉट लॉन्ग टर्म वेल्थ, ठीक है। खत्म किया? तो ये था बेटा अपना सितंबर 25 का सी इंटर का पेपर। किसी को कोई भी डाउट नहीं आया है ना? सितंबर में भी नहीं आया था। खैर, ये रिकॉर्डिंग रोक के मैं चलता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है ना?